चलो भी सुनो सारे जने। देखो हुण तक हाउस प्रॉपर्टी हैड विच आपां चार्जिंग सैक्शन 22 यानी कि जिहदे विच मैं तुहानूं ये दस्सिया सी कि कोई भी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू इज हाउस प्रॉपर्टी एंड जिहदे विचकार टीनेंट ते ओनर दा रिलेशन होना चाहिए। अगर किसी भी ओनर टीनेंट ने ओनर नूं कोई भी अमाउंट पे की है दैट अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द हैड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और उस तो बाद आप एक ये चीज़ डिसाइड कर चुके कि जो एक्चुअल रेंट है वो टैक्सेबल ना होके नोशनल रेंट टैक्सेबल होंगे। ठीक है ना। एक्चुअल रेंट टैक्सेबल ना होके नोशनल रेंट टैक्सेबल होंदा है। और नोशनल रेंट नूं कैलकुलेट करने का फार्मूला अपने को सी चार चीज़ां MRV FRV SR और AR। MRV और FRV whichever is higher is compared with SR whichever is lower is compared with AR whichever is higher is GAV। और आप दो ट्रीटमेंट्स और कर चुके वैकेंसी जो GAV कैलकुलेट कर ली उस तो बाद माइनस करनी है GAV बिफोर वैकेंसी माइनस वैकेंसी GAV आफ्टर वैकेंसी। और उस तो बाद अनरियलाइज्ड रेंट जो एक्चुअल रेंट आप लिखांगे तो एक्चुअल रेंट विल बी रिटन फॉर दोज मंथ्स फॉर विच वी हैव रिसीव्ड द रेंट। ठीक है। यानी कि एक्चुअल रेंट के विचों अनरियलाइज्ड रेंट आप पहले ही माइनस कर देंगे और बाद में आप कंपैरिजन करके लिखांगे। और जेकर दोनों चीज़ां इकट्ठियां आ जान तो पहला आप अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करांगे फिर उस तो बाद लास्ट पे आप वैकेंसी जाते जाते माइनस कर देंगे और ऑटोमैटिकली साडे कोल की चीज़ आ जूगी GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लीयर है सारे इत्थों तक। आप हजे तक अपना जो चैप्टर है वो इत्थों तक डिस्कस किया है। हुण उस तो बाद मैं तुहानूं कल एक फॉर्मेट बताया सी कि GAV दे विचों अगर असीं म्यूनसिपल टैक्सिस माइनस कर दिए तो साडे कोल NAV आ जाएगी। अज तुहानूं मैं सारा कुछ ही करवा देना है सिर्फ एक टॉपिक रह जाऊ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज। समझ गए गल। बहुत ईजी टॉपिक है। ध्यान सुनो म्यूनसिपल टैक्सिस वाला टॉपिक की कहता है। सब तो पहला तो मैंने तुहानूं आ चीज़ जी है पहला लिख के दसती भी GAV दे विचों म्यूनसिपल टैक्सिस घटते हैं। ठीक है। और ओवले म्यूनसिपल टैक्सिस घटणगे जेड़े ओनर ने पे किए हैं। जेड़े किने पे किए सिर्फ तो सिर्फ ओनर ने पे किए हैं। क्वेश्चन तुहानूं ना टीनेंट दे भी दिते होणगे ओनर दे भी दिते होणगे तो सोनू सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए म्यूनसिपल टैक्सिस पेड बाय टीनेंट गिवन होगा। ठीक है ना। तुसी टीनेंट वाले छड्ड देने हैं ओनर वाले ही सिर्फ माइनस करने। समझ गए गल। मालिक दे पे किए हुए म्यूनसिपल टैक्सिस ही करने आपां माइनस करने। और सारा में पता होना चाहिए कि म्यूनसिपल टैक्सिस इज टू बी इंपोज्ड बाय लोकल अथॉरिटी। ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी या एक अपनी जिहड़ियां पंचायत वगैरह होंदियां इन्हां दे द्वारा लगाए गए टैक्स जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं म्यूनसिपल टैक्सिस कहा जाता है। जेकर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगावे म्यूनसिपल टैक्सिस स्टेट गवर्नमेंट लगा दे तो दैट विल नॉट बी काउंट एज म्यूनसिपल टैक्सिस। ओदी डिडक्शन तुहानूं अलाउड नहीं होगी। ठीक है। तो उस तो बाद अपने को आ गया म्यूनसिपल टैक्सिस आर अलाउड ऑन कैश बेसिस और विच आर एक्चुअली पेड। क्या ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਦੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਡਿਊ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਊ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। कैश बेसिस ते माइनस ਹੁੰਦਾ ना कि अक्रूवल बेसिस ते माइनस ਹੁੰਦਾ क्योंकि जे अक्रूवल बेसिस फॉलो ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ सिर्फ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ माइनस होना सी म्यूनसिपल टैक्स फिर ਆਪਾਂ पिछले साल ਦਾ और अगले साल ਦਾ माइनस कर नहीं सकते सी। पर ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ एक्चुअली पेड बेसिस ਤੇ माइनस ਹੁੰਦਾ जिन्ना भी म्यूनसिपल टैक्स ਤੁਸੀਂ पे करता चाहे वो पिछले साल ਦਾ पे ਕੀਤਾ चाहे वो करंट ईयर ਦਾ पे ਕੀਤਾ चाहे वो अगले साल ਦਾ पे ਕੀਤਾ एडवांस ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ माइनस कर देंगे। क्योंकि म्यूनसिपल टैक्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਕਰੂਵਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ पे ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ पे ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ म्यूनसिपल टैक्सिस की अपने
कैश बेसिस ते माइनस होगा। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। पेंडिंग म्यूनसिपल टैक्सेस शैल नॉट बी टेकन, जे कुछ पेंडिंग है म्यूनसिपल टैक्स वो तुसीं नहीं लेने। गल समझ गए। नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ लोकल टैक्स। लोकल टैक्स ने अपना नाम चेंज करके अपना रूप बदल के लोकल टैक्स का नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किमें जिमें कि हाउस टैक्स, फायर टैक्स, वाटर टैक्स, कंजरवेंसी टैक्स, एजुकेशन सैस। एजुकेशन सैस बहुत घट वर्ड यूज होता है इतने। सैनिटेशन सैस सफाई साफ सफाई, सीवरेज टैक्स, एनी अदर टैक्स लेविड बाय सेंट्रल लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अगर लोकल अथॉरिटी के द्वारा इन्हों के विचों कोई भी टैक्स लगाया गया है दैट इज टैक्स इंपोज्ड बाय लोकल अथॉरिटी, नॉट इंपोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई म्यूनसिपल टैक्स लगाया गया है वो तुसीं की करना है, इग्नोर करना है। गल समझ गए सारे। म्यूनसिपल टैक्सेस बस करना कुछ नहीं हुंदा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे विच सिर्फ एक अमाउंट आऊगी, तुसीं वो अमाउंट ये याद रखना है कि दिस अमाउंट इज पेड बाय ऑनर या नॉट। इफ म्यूनसिपल टैक्सेस इज पेड बाय ऑनर ओनली देन माइनस करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं। ठीक है ना। होर इहदी कोई ट्रीटमेंट नहीं, बाकी गल्लां जिहड़ियां ने सिर्फ एक बारी रीड कर लिया, ध्यान च अपने रहणगियां ही ये। समझ गल। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं सीगा। ठीक है। हुण नैक्सट अपने को आ गया जी स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो आपां ने की कीता जीएवी दे विचों म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करते। म्यूनसिपल टैक्सेस की ट्रीटमेंट आपां सारी पढ़ ली। उस तो बाद आ गया अपने को एनएवी। अपने को की आ गई नैट एनुअल वैल्यू। गल समझ गए। नैट एनुअल वैल्यू के विचों आपां डिडक्शंस माइनस करनियां हुंदियां अंडर सैक्शन 24। ठीक है ना। डिडक्शंस माइनस करनियां हुंदियां अंडर सैक्शन 24। सब तो पहली डिडक्शन उहदे विच हुंदी है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। एनएवी की अपने को जेडी भी उरे वैल्यू आऊगी आपां उहनूं 30% डायरैक्ट माइनस कर देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला वाला सिस्टम दसदा और एट प्रेजेंट जो चल रहा है 30% है, ਇਹਦਾ कारण दस। ठीक है ना। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राउंड रेंट दिता होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ लीगल एडवाइस चार्जिस, बहुत सारे चार्जिस दिते हुए होंगे, कुछ नहीं सुननी उन्होंने। ठीक है। सारे क्वेश्चन के विच 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हैं, इंटरस्ट वाला, म्यूनसिपल टैक्स वाला, बस ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे हैं। एक MRV, FRV, SR और AR। ये 5-4 चीज़ां इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कुछ भी दिता हुआ छड्ड दिओ। गल समझ गए। क्यों? कारण उसका यह है क्योंकि अपने काम के एक तो म्यूनसिपल टैक्स है, एक अपने को सिर्फ इंटरस्ट की अमाउंट टैक्सेबल है जी कि माइनस कर सकते हैं आप, वो अपने काम की। गल समझ गए। और कोई भी चीज़ काम की नहीं है। क्वेश्चन आप की करेंगे, बाकी सारिया चीज़ां इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। क्यों आपको क्वेश्चन गिवन वो क्यों होंगे है, वह कारण देखो। पहला की होंदा सी कहते की होया ना, जो बहुत पुराने समय की गल है, उदों की होंदा सी इनकम टैक्स वाले कहते जिन्ना तुहाडा रेंट आ गया उस विचों तुसीं सारे दे सारे खर्चे माइनस कर दिया करो। खर्चे करने का मतलब भी जे घर की तुसीं कोई रिपेयर करा ली या घर का कोई प्लस्तर उखड़िया हुआ सी या कलर करा लिया, वो सारे के सारे खर्चे तुसीं माइनस कर लिया करो। ठीक है। आपां भी कहा कोई गल नहीं जी, जिन्ना सानूं रेंट आया असीं उहदे विचों खर्चे माइनस कर देंगे। तो लोगों का दिमाग, इंडियन मैंटेलिटी, लोगों की की दिमाग सी एक्चुअल रेंट ज़्यादा, ठीक है, खर्चे उस तो ज़्यादा और लॉस दिखा देंगे सी हाउस प्रॉपर्टी। हर एक बंदे की इनकम का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के शो होंदा सी। ठीक है ना। हर एक बंदा अपने रिटर्न के हाउस प्रॉपर्टी का लॉस शो करने लग गया और पता लग गया कि लोग घपले करते हैं। जान बुझ के प्लस्तर कुछ किया नहीं होंदा या कलर करवाया नहीं होंदा, जे कलर थोड़ा जिहा नवा पे कलर के खर्चे हर साल पा देंगे। ठीक है। और कलर के खर्चे पा के अपना जो टैक्स सीगा वो बचा लेंदे सीगे इलीगल तरीके नाल। तां सरकार ने एक सिस्टम फॉलो किया कि जेडे फालतू के खर्चे पाउंदे ना उन्होंने बंद करके सरकार ने कहा कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है, कोई खर्चा तुसीं माइनस नहीं कर सकते। भावें करोड़ों रुपया सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी पर खर्च कर दो, रेंट तुहानूं भावें 10,000 ही आया हो साल च, तुसीं भावें करोड़ों रुपया अपनी प्रॉपर्टी पर खर्च कर दो, नथिंग मैटरस। ठीक है। कुछ भी मैटर नहीं करता। सोनू सिर्फ तो सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ NAV आ गई ਉਹਦੇ 30% ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਡਿਸਅਲਾਉਡ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ NAV ਦਾ 30% ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਫालतू ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ गए। गल समझ गए। तो इस करके सरकार ने ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको प्रोवाइड की ऑफ NAV। NAV की वैल्यू अपने को अलग अलग केसिस अलग अलग आऊगी, किहड़े केस च कदों आऊगी जमा अपना इंटर वाला टॉपिक होगा।
समझ गए गल, क्योंकि मैं हले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ याद करवा रहा इस करके प्रोविजनल ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है, तो इस करके की है NAV माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये वर्ड भी लिखने जरूरी है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का कारण पता चल गया भी ये क्यों दी है। ठीक है, उस तो बाद लास्ट अपने को इस पॉइंट है इंटरस्ट ऑन लोन, आप की माइनस करना होंगे इंटरस्ट ऑन लोन। हुण देखो घर अपने को दो हो सकते हैं, या तो घर हो सकता है सैल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अपना घर हो सकता है लैट आउट। गल समझ गए, लैट आउट मतलब कि अपना जो घर है वो आप किराए ते दिता हुआ है। गल समझ गए, पॉसीबल है कि जेड़ा आप घर दिता है किराए ते दिता है वो आप कमर्शियल परपज़ लिए दिता हो, रेजिडेंशियल परपज़ लिए दिता हो, आप जेड़े घर च खुद रह रहे हैं वो हो सकता है आप कमर्शियल परपज़ लिए यूज़ कर रहे होइए, हो सकता है आप रेजिडेंशियल परपज़ लिए यूज़ कर रहे होइए। इन्हां सारियां चीज़ों की ट्रीटमेंट अड अड होगी, वो आप नैक्सट तो नैक्सट क्लास च करांगे। गल समझ गए, तो हुण मेरे कहने का मतलब ये है भी जेड़ा घर आप किराए ते दे दीए दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ लैट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और जेड़ा घर आप जिहदे विच आप खुद रह रहे होइए आप उहनूं की कहांगे सैल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हुण इस करके अड अड दोनों की अड अड केसिस होंदे ने, अड अड बेनीफिट्स मिलते हैं, इस करके मैं तुहानूं इन्हां नूं दोनों नूं अड अड करके इन्हां दे पॉइंट्स दसदा भी किस केस च कितनी तुहानूं इंटरस्ट की डिडक्शन मैक्सिमम मिल सकती है। ठीक है, जिहड़ी स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 30% ऑफ NAV दोनों केसिस च हुंदी। ठीक है, और मैं दसूंगा भी सैल्फ ऑक्यूपाइड के केस च निल होंदी है, क्यों होंदी है, क्योंकि उस केस च NAV की वैल्यू निल होंदी है। ठीक है, NAV की वैल्यू निल होंदी है, ये अपना नैक्सट तो नैक्सट क्लास का ही टॉपिक है। ठीक है, ये आप लेटर ऑन करेंगे। तो उस तो बाद देखो अपने को इंटरस्ट ऑन लोन आ गया, सब तो पहला लैट आउट। लैट आउट हाउस प्रॉपर्टी किराए ते दित्ती हुई प्रॉपर्टी दे विच आपां जिहड़ी भी प्रॉपर्टी का नूं आपां किराए ते दित्ता होया, सपोज अपने उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया सी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना तो छड़ दो क्योंकि फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरीयड के ब्याज से चला जाऊगा। मान लो तुम उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया हुआ सी बैंक तो, ठीक है, बैंक तो लोन लिया और बैंक को ब्याज पे कर रहे हो, जिन्ना भी ब्याज पे कर रहे हो वो अपन क्वेश्चन के गिवन होगा या इदा गिवन होगा भी इन्ना लोन लिया सी उत्ते इन्ने परसेंटेज ब्याज है। ठीक है ना, तो तुम उस परसेंट में एप्लीकेबल करके ब्याज कैलकुलेट कर लोगे। लैट आउट केस के विच तो जिन्ना मर्जी ब्याज हो गए, भावें 10 लाख हो गए भावें 12 लाख हो गए, पूरा का पूरा ब्याज अलाउड है घटाना। लैट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस पूरा पूरा ब्याज आप कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। गल समझ गए, जिन्ना मर्जी ब्याज की अमाउंट बन जाए, जो 10 लाख लोन लिया 10% ब्याज है तो मतलब 1 लाख रुपया ब्याज का हो गया और तुम इतने माइनस कर दोगे, इतने माइनस कर दोगे आ इंटरस्ट ऑन लोन। गल समझ गए, पर जेकर अपनी वो प्रॉपर्टी सैल्फ ऑक्यूपाइड है, जेकर अपनी वो प्रॉपर्टी सैल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक डेट याद रखनी है, इफ लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999। अगर लोन 1/4/1999 तो पहला लिया हुआ है, यानी कि बैंक दी किताबां विच सोडा जिहड़ा लोन सैंक्शन डेट है वो 1/4/1999 तो पहला दी है। गल समझ गए, एक तो वो केस है, या फिर अगर लोन आप 1/4/1999 तो बाद लिया, समझ गए, 1/4/1999 तो पहला 1/4/1999 तो बाद। ठीक है, हुण कोई आए ना क्वेश्चन पूछियो भी 1/4/1999 अगर लोन लिया हो, ठीक है ना, तो वो ये डेफिनेटली गल समझ गए, क्योंकि ये बिफोर वाला केस है, ये आफ्टर है, आफ्टर दे विच ही होगा। गल समझ गए, तो उस तो बाद की है, इफ लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999 तो मैक्सीमम तुम 30,000 रुपये की डिडक्शन ही क्लेम कर सकते हो सैल्फ ऑक्यूपाइड। सोनू किसी ना किसी क्वेश्चन दिता होगा कि सैल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999, ये क्वेश्चन थोड़ा गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, उन्होंने दसना पऊगा भी जी प्रॉपर्टी है जी वो सैल्फ ऑक्यूपाइड है और लोन कदों लिया, ये सारा कुछ आपको दसणगे। आप की याद रखना है, अमाउंट याद रखनी है, मैक्सीमम अमाउंट कितनी है इस केस 30,000 रुपये मैक्सीमम डिडक्शन आपको मिलूगी। एग्जाम उत्थे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन की लिखा होगा कि उन्हें ब्याज जी 36,000 भरिया है। ठीक है, हुण बच्चे की करनगे, चाहे तो देखना कि सैल्फ ऑक्यूपाइड है कि लैट आउट है, उन्हें सीधा 36 का 36 माइनस कर देना और उत्थे इंटरस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000, तो उत्थे 6,000 रुपये ब्याज एक्सट्रा आ जाऊगा, 6,000 रुपये उन्होंने लॉस एक्स्ट्रा आ जाऊगा। तो मैच आंसर करना नहीं किसी ने, वो की कहूगा जी ये मैथ्स बहुत सही करके आए क्वेश्चन, ये तो सारे गलत है। ठीक है, तो इस तरह पॉसिबल है, फिर उत्थे जाके की होगी मिस्टेक होगी।
क्लीयर है। तो इस करके बहुत ध्यान नाल आपां प्रोविजनस नूं की करना हुंदा, स्टडी करना। क्लीयर है। तो अगर लोन 1/4/1999 तो पहला लिया है, लोन किसी भी परपज़ लिए लिया होवे, वो चाहे रिपेयर लई, चाहे परचेज लई, चाहे कंस्ट्रक्शन लई, ठीक है ना, तो अपने को मैक्सीमम डिडक्शन आपां नूं कितनी मिलूगी, 30,000 रुपये डिडक्शन मिलूगी। क्लीयर है। अगर आपां ने लोन 1/4/1999 तो बाद लिया है, अगर आपां ने लोन 1/4/1999 तो बाद लिया है, तो दो केस बन गए अड अड, ठीक है। अगर आपने लोन सिर्फ रिपेयर परपज़ लिए लिया, क्योंकि रिपेयर का खर्चा घट होगा, लोन घट लैन की लोड़ पऊगी, गल समझ गए। तो मैं तुहानूं याद करने का तरीका दसदा, एक कन्फ्यूजन बहुत होती है एग्जाम च ना, बच्चे रिपेयर वाले केस तो 2 लाख डिडक्शन दे देंगे हैं, तो जिथे परचेज कंस्ट्रक्शन होंदा है उत्थे 30,000 ही दे देंगे हैं, तो याद नहीं रहता होंदा ये कारण। मैं हुण तुहानूं याद करने का तरीका दसदा, रिपेयर ते खर्चा घट होगा, परचेज या कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन ते खर्चा ज़्यादा होगा। इस करके जिथे खर्चा ज़्यादा हो ज़्यादा अमाउंट, जिथे खर्चा घट हो उत्थे घट अमाउंट, गल समझ गए। तो इफ लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, तो जब तुम रिपेयर कर रहे हो, हाउस है जो 5 साल च कंप्लीट नहीं होया, कहने का मतलब रिपेयर परपज़ लिए अगर लोन लिया, अगर तुम कोई घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे सी, ठीक है, या परचेज कर रहे सी, परचेज के केस नहीं, कंस्ट्रक्शन के केस कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन की गल होती है। आपने सपोज करो कोई घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे सी और 5 साल च अपना घर कंप्लीट ही नहीं होया, ठीक है ना। जे 5 साल च अपना घर कंप्लीट नहीं होया, तो आपको फिर भी अपने उत्ते फर्स्ट वाला केस ही एप्लीकेबल होगा, और डिडक्शन इज मैक्सीमम अप टू 30,000। याद रखना है, ये भी पॉइंट आपको क्वेश्चन पेपर च स्पैसीफिकली मैंशन होगा कि घर 5 महीने 5 साल कंप्लीट होया है या नहीं होया। अगर कुछ ना दिता होया तो तुसीं मनना कंप्लीट होया है, गल समझ गए। घर की होया 5 साल कंप्लीट होया, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। नैक्सट केस, इफ लोन इज टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन, परचेज करना घर नूं, कंस्ट्रक्ट करना, या एक मंजिल के उत्ते एक होर मंजिल तैयार करना, वो एक्सटेंशन होंदा है, ठीक है ना। तो उहदे नाल की अपने घर की एफिशिएंसी वाजू, एफिशिएंसी बदलने का मतलब होंदा है कि जिहड़े अपना घर है उहदे विच एक फैमिली होर रह सकती है, जदों आपां उपर एक मंजिल तैयार करती, एक स्टोरी होर तैयार करती, तो उहदे नाल एक फैमिली होर रह सकती है, ठीक है। तो उन्होंने भी आपां की मानते हैं, एक नवा यूनिट मानते हैं। तो कहना मतलब परचेज लई, कंस्ट्रक्शन लई या एक्सटेंशन लई अगर लोन लिया और घर भी 5 साल च कंप्लीट होया है, तो आपको मैक्सीमम डिडक्शन कितनी मिलूगी, 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। गल समझ गए। मैक्सीमम डिडक्शन कितनी मिलूगी, आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलूगी, गल समझ गए। और नाल सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को यह है, जदों तुसीं लोन लओगे तो यू मस्ट टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडर। जिहड़ा बंदा आपां पैसे दे रहा ना लोन दे, आपां उस बंदे तो एक सर्टिफिकेट लेना पऊगा, और जिहदे उत्ते मैंशन होगा कि मैं इस परसन नूं इस डेट नूं इन्ने रुपए का लोन इस रेट के उत्ते प्रोवाइड किया है, ताकि तुसीं इंटरस्ट की डिडक्शन उत्थे क्लेम कर सको, ठीक है ना। सो उत्थे उस तो एक सर्टिफिकेट लेना पऊगा, और जिहदा सर्टिफिकेट जिहड़ा होगा वो आपां नूं की करना पऊगा, नाल प्रूफ के तौर पर रखना पऊगा, ठीक है ना। हाँ, प्रूफ के तौर पर आपां नूं की करना पऊगा, रखना पऊगा, ताकि उत्थे शो हो जाए भी हाँ जी इन्हें वाकई लोन लिया, झूठ नहीं मार लिया, गल समझ गए ना। और जिहड़ा वो लोन की अमाउंट होंदी है वो ज़्यादातर रैकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट वाली ही चलती है। रैकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट मतलब कोई बैंक तो लोन लिया, या LIC इंस्टीट्यूट तो लोन लिया, या अपने इंपलॉयर तो लोन लिया, इस तरह के चलते हैं। दोस्त मित्रों ने लोन की डिडक्शन नहीं मिलती, गल समझ गए। वो तो वैसे भी लिख के दे देंगे, समझ गल। तो दोस्त मित्रों वाले जिहड़े लोन की डिडक्शन वो नहीं मिलती, जैनुअन इंटरस्ट होना चाहिए, गल समझ गए ना। तो इस तरीके के नाल ये सारियां अपनी की है डिडक्शंस है। आई रिपीट अगेन फॉर वन टाइम, ठीक है। सुनो सारे, 30% NAV का इंटरस्ट ऑन लोन, सैल्फ ऑक्यूपाइड के केस च अड प्रोविजनस है, लेट आउट के केस च अड प्रोविजनस है। लेट आउट के केस सारा ब्याज घटा सकते हैं। सैल्फ ऑक्यूपाइड के केस इफ लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999, इफ लोन इज टेकन आफ्टर और ऑन 1/4/1999, ठीक है जी। अगर लोन 1/4/1999 तो पहला लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000, चाहे लोन पर रिपेयर ली लिया, चाहे परचेज ली लिया, चाहे कंस्ट्रक्शन ली लिया। पर अगर लोन 1/4/1999 तो बाद लिया है, तो रिपेयर ली लिया है, या घर 5 साल च कंप्लीट नहीं होया तो 30,000 मैक्सिमम। अगर परचेज कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन ली लिया है और घर 5 साल च कंप्लीट हो गया तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलूगी 2 लाख रुपए। और नाल आपको एक सर्टिफिकेट जिहड़ा हैगा लैंडर तो वो लेना पऊगा,
ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਲੋਨ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।